हेलो गाइस। तो आज लेकर आए फिर तुम्हारे लिए एक नया वीडियो। तो बात करेंगे इस वीडियो में अपने अनसोल्ड के अगले पार्ट पर, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे कि 2021 का सेट नंबर 2 चल रहा था। फर्स्ट हम ऑलरेडी पहले से ख़त्म करा चुके हैं, तो सेकंड वाला जो चल रहा था तो उसका सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी पहले से कवर अप कर चुका हूँ, जिसमें करीबन 5 से 6 क्वेश्चन उसमें आ चुके थे आराम से। और अभी जो आगे के जो बच रहा है ना कुछ सेट, मतलब समथिंग आधा हो गया था उसमें। अभी जो आधे समथिंग जो बच रहा है वो मैं आज करा दूंगा उसे, ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं दुर्गा का सेट लगवा रहा था इधर, है ना। ये दुर्गा का है और ये सेट नंबर 2 चल रहा है 2021 का, तुम्हें दिख रहा होगा शायद, है ना। ये है। तो इसमें मैंने कल जो था वो 5वें तक मैंने करा दिया था इसमें, मतलब 5वें का इसमें करा दिया था मैंने। छठा वाला 5वें खा जो हट चुका है और बचा 5वें का गा। ये मैंने बोला था कल कराऊंगा, क्योंकि थोड़ी विधि थी उसमें, बड़ी थी। एक वीडियो में कवर अप करना फिर गड़बड़ होता, तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है यार, और मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी हो। तो इसीलिए मैंने एक मिनट को अभी बताता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले मैं, है। क्वेश्चन है इसमें आयरन क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। और पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन पर पीएच बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि जो क्रोमाइड है ना, क्रोमाइड अयस्क, आयरन क्रोमाइड, उससे क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम, अरे क्या लिख रहा हूँ यार, पोटेशियम डाई क्रोमेट बनाने की विधि। तो पहले तो हमें ये जाननी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा कैसे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलो यहाँ तो दिख रहा है तुम्हें, क्लियरिटी भी आ रही होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इसमें लिखेंगे हम, देखो सबसे पहले आयरन क्रोमाइड, इसका फार्मूला होता है FeCO3, ठीक है। आयरन क्रोमाइड FeCrO3, ये हो इसका FeCrO3, ठीक है। एक मिनट रुको, क्रोमाइड भी तारा है ना इसमें, इसीलिए। हाँ, सबसे पहले आयरन क्रोमाइड का फॉर्मूला FeCrO4, ये होगा इसका, ठीक है। क्योंकि देखो आयरन नाम मालूम चल रहा है आयरन है, क्रोमाइड मतलब Cr तो होना चाहिए ना भाई, क्रोमाइड ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आयरन क्रोमाइड की अबक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दी जाती है जिससे पीले रंग का क्रोमेट आयन प्राप्त हो जाता है। अच्छा, पहले एक एक करके देखते हैं ना, पहले ये, फिर उसमें आगे और लिखा दूंगा तुम्हें। तो फिलहाल क्या करोगे, यहाँ अबक्रिया लिखेंगे हम FeCrO4 प्लस, अबक्रिया कराने का ऐसे हम NaOH से NaOH, अरे यार क्या हो रहा है मुझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, पोटेशियम में सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट से, तो Na2CO3 ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अबक्रिया होगी तो बनेगा इसका Na2CO3
CrO4 और प्लस Fe2 और प्लस इसमें बन जाए कौन, बस यही बनेगा, उसमें क्या बनेगा। चलो मतलब इसका जो मेन कंपाउंड है ना वो उसके यही है, तो मेन कंपाउंड इसमें यही बनेंगे, ठीक है। तो आगे इसमें देखना है, देखो अभी ये कौन अपने पास, ये हमें मिल चुका है, कौन मिल चुका है हमें, सोडियम क्रोमेटाइन। ये हमें मिलेगा कौन, सोडियम क्रोमेटाइन, ठीक है। चलो लिखूँ मैं सोडियम क्रोमेट आयन। और जहाँ से देखो गैस भी निकल जाएगी, CO2 में साथ लिखेंगे, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि मेन अपना कंपाउंड ये था, हमें ये बनाना था, कुल मिला के बात ये है हमारी, ठीक है। तो हमारा मेन जो कंपाउंड है ना वो ये बनाना है हमारे पास। तो अगर हमें ये मिल रहा है तो उसका मतलब फिर हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये जो होगा वो कैसे रंग होगा, ये होगा पीले रंग का, पीले रंग का, ओके। इसमें मिला देंगे हम क्या, अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दो या कोई अदर अम्ल मिला दो, लेकिन हो स्ट्रॉन्ग अम्ल। इसमें हम क्या करेंगे, क्रोमेट आयन में अम्ल मिला देने पर सोडियम डाइक्रोमेट ये अलग है ना, ये इसका नाम अलग है, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, हम लेंगे इधर सोडियम Na2CrO4 प्लस H, ठीक है। तो यानी कि H का मतलब क्या, यहाँ पे हम अम्ल मिला रहे हैं हम यहाँ पे कोई, तो जब अम्ल मिलाएंगे तो इधर बन जाएगा हमारे पास का Na2Cr2O7, ठीक है। और प्लस यहाँ बनेगी कौन, Na पॉजिटिव, 2 बन जाएंगे इधर, बैलेंस बाद की बात है, बैलेंस कर लेंगे। तो अपने पास ये कौन बनना है, ये आगे कौन, सोडियम डाइक्रोमेट, ये बन गया अपने पास कौन, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब एक बार से समझ लो पहले अच्छे से, है ना, फिर मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। मार्कर मेरे कहाँ गया भाई, मिल गया। देखो अभी सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आयरन क्रोमाइट है, तो आयरन क्रोमाइट की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा दी जाती है, क्या की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट से करा दी जाती है। तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट हो या फिर पोटेशियम कार्बोनेट ले लो, तो मैंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लिया है, जिससे पीले रंग का क्रोमेट आयन प्राप्त हो जाता है। तो इसे अभिक्रिया हो रही है ना, तो यहाँ पे जो बनना है वो ये कौन है, ये क्रोमेट आयन है, ठीक है। तो जो क्रोमेट हमें मिल गया, देन करना क्या है कि क्रोमेट आयन में, ये रहा, क्रोमेट आयन में अम्ल मिला देने पर सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। बशर्ते ध्यान रखना, एक बार ये छानना पड़ता है अलग से, चन्नी में लेके छान लेंगे, तो छान लेंगे इसमें क्या मिला देंगे, अम्ल मिला देंगे। और जब अम्ल मिलाएंगे ना तो ये होगा अपने नारंगी रंग का, कैसा रंग का, ये नारंगी रंग का होता है, ठीक है। तो ये नारंगी होगा, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर मैं ऊपर लिखता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ, देखो सोडियम आयन पोटेशियम की तुलना में अधिक विलयशील होते हैं, विलयशील होते हैं, इसलिए सोडियम डाइक्रोमेट में KCl मिलाकर पोटेशियम
डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये। अब इसमें क्या करेंगे हम इसमें मिला देंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में KCl। चलो देखते हैं। तो सोडियम डाइक्रोमेट का फार्मूला ये रहा, इसमें मिला दिया हमने कौन KCl। ठीक है, तो यहाँ हमें बन जाएगा कौन K2Cr2O7, ये अपना मेन कंपोनेंट। तो इसे बोलेंगे हम क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, सिंपल था ये। क्योंकि देखो सोडियम की तुलना में ना पोटेशियम जो वो कम क्रियाशील होता है, मतलब कम घुलनशील होता है। इसका मतलब सोडियम ज़्यादा घुलनशील होगा, तो इसीलिए देखो सोडियम आयन पोटेशियम की तुलना में अधिक विलयशील होते हैं। इसीलिए सोडियम डाइक्रोमेट में KCl मिलाकर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त कर लिए जाते हैं। जिस सोडियम डाइक्रोमेट में मैंने KCl मिला दिया, अपने पास बन गया कौन, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये हमें यहाँ तक प्राप्त हो चुका है। ठीक है, आगे इसमें जो चलना है वो क्या है, देखो अब क्रिया को बैलेंस कर लेना। अगर तुमसे ना आए तो फिर मुझे बता देना बाद में, लेकिन फिलहाल तुम बैलेंस करके देख लेना। ठीक है, तो वैसे मिटाई तू फिलहाल तो, अगर बैलेंस वगैरह भी ना आए तुमसे तो मुझे कमेंट करके बता देना जरूर कि सर हमसे नहीं आई, तो फिर मैं बैलेंस भी करवा दूंगा यहाँ पे। बाकी बैलेंस यार तुम खुद कर लिया करो, क्योंकि इंटर में आ गए तुम लोग, तो बैलेंस तो कर ही सकते हैं ना। तो नेक्स्ट इसमें ये था कि अगर हम pH मान बढ़ाएं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का pH मान बढ़ाया जाए अर्थात क्षारीय कर दिया जाए, क्षारीय कर दिया जाए तो वह पुनः क्रोमेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि पीले रंग का होता है। देखो जैसा ही मैंने बताया था ना कि जब क्रोमेट आयन में जब हम अम्ल मिला रहे थे, यानी कि हम अम्लीय कर रहे थे, तभी तो हमें डाइक्रोमेट प्राप्त हो रहा था। अब यदि डाइक्रोमेट में तुम वापस से क्षार मिला दोगे तो अब क्रिया वापस में लौट जाएगी, तो पीछे लौटेगी तो फिर कौन मिलेगा, हमें क्रोमेट आयन मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलता हूँ आगे चलता हूँ, यहाँ थोड़ी सी इंक डाली तो उसके बाद तुमसे बात करता हूँ फिर मैं। चलो आगे देखते हैं। डल गई इंक हमारी, हाँ भाई नहीं मतलब मार्कर डल गई यार। देखो अभी इसमें क्या है, अगला इसमें मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेदन, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल विभेदन कैसे करेंगे, कोई 3 परीक्षण दीजिए। तो यानी कि मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के 3 परीक्षण तुम्हें देने हैं इसमें। ठीक है, तो एक मिनट रुको कराता हूँ तुम्हें। तो देखते हैं चलो अपने क्वेश्चन को, क्या था बोल रहा था वो कि एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेदन के कोई 3 परीक्षण बताने, यानी कोई 3 टेस्ट बताने हैं, जिससे कि मालूम चल सके कि अपने पास ये प्राथमिक एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है या फिर एथिल एल्कोहल है। ठीक है, 3 परीक्षण करने हैं हमें। तो जैसे मैं लिख देता हूँ पहले मेथिल एल्कोहल, उसके बाद में एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो करना क्या हमें, तो पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेथिल एल्कोहल होता क्या है। तो मेथिल एल्कोहल जो है वो CH3OH होता है, और देन उसके बाद में CH3 CH2 और ये OH होता है, यानी कि C2H5OH होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ टेबल बनाई हूँ, ये उसे बोलेंगे परीक्षण, परीक्षण, ठीक है। तो देखो, अब जैसे मान अपने पास कोई पदार्थ है, मैं तो पता नहीं कि वो मैथिल अल्कोहल है या फिर एथिल अल्कोहल है, तो हम क्या बोलेंगे इधर कि हमें कोई जो पदार्थ दे रहा है ना, अगर उस पदार्थ की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देते हैं और साथ में कौन रहेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, ये रहेगा। तो इसमें क्या देखोगे, जो मैथिल अल्कोहल में ना एक गंध आती है, एक विशेष प्रकार तीखी गंध आती है, एक क्या आएगी, एक तीखी गंध आएगी, एक तीखी गंध आती है और इसमें नहीं आएगी, ठीक है। नहीं सॉरी, ये कॉपर का था। देखो यहाँ पे कौन है, ये ऑक्सीकारक है, ये इसी ऑक्सीकरण कर देंगे, तो बना देंगे इसका फॉर्मेल्डिहाइड, ये बनाएंगे क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका बनेगा कौन, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। हालांकि गंध इसमें आती है, खैर ऐसा ना गंध नहीं आती, गंध आती है, बट वो दूसरे वाले प्रयोग में कराने वाला हूँ मैं से। तो पहला टेस्ट तुम्हारा ये रहा, दूसरा टेस्ट ये रहा। तो क्या करेंगे, जब पदार्थ में यदि कॉपर का रक्त तप्त क्या कर दिया जाए, तार डुबो दिया जाए, तो इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है, एक तीखी विशेष प्रकार की गंध इसमें आएगी और इसमें नहीं आएगी, ठीक है, इसमें कोई गंध नहीं आएगी। तीसरा है कि यदि कोई यदि ना है, तो क्या करेंगे, इसमें पदार्थ है, इसमें हम मिला देंगे कौन, NaOH की उपस्थिति में आयोडीन I2, ठीक है। जब हम I2 मिला देंगे ना, तो इसमें होगा ये कि जो मैथिल अल्कोहल है, ये तुम्हें फॉर्मेल्डिहाइड, ओके, ठीक है। तो यानी कि ये तुम्हें आइडोफॉर्म नहीं देगा, और इसमें आइडोफॉर्म बनेगा, ठीक है, जो कि पीले रंग का होगा, ठोस पदार्थ होगा, पीले रंग का ठोस पदार्थ। तो पहले तुम ये टेबल बना लो, उसके बाद मैं तुम्हें फिर इसे लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। तो चलो मैं इसे बता देता हूँ तुम्हें, अब तुम बताता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो, तो यहाँ तुम लिखोगे पहले परीक्षण नंबर 1, फर्स्ट परीक्षण है ना। तो पहले परीक्षण क्या करोगे, एथिल अल्कोहल में आयोडीन NaOH की उपस्थिति में मिला दिया जाता है तो एथिल अल्कोहल आइडोफॉर्म देता है, मैथिल अल्कोहल नहीं, मतलब अगर तुम एथिल अल्कोहल में आयोडीन मिला देते हो NaOH की उपस्थिति में, तो तुम्हें एथिल अल्कोहल मतलब मिलाते हो, तो तुम्हें एथिल अल्कोहल आइडोफॉर्म देता है। और यदि मैथिल अल्कोहल मिलाओगे तो मैथिल अल्कोहल तुम्हें नहीं देगा, ठीक है, मैथिल अल्कोहल नहीं देता है। समझ में आ गया होगा। देन दूसरे परीक्षण का करेंगे हम कि देखो, दिए गए पदार्थ में गर्म लाल कॉपर के
तार, कॉपर के तार को डाल दिया जाता है तो डाल दिया जाता है तो यदि विशेष प्रकार की तीखी गंध आती है तो मैथिल अल्कोहल होगा। मैथिल अल्कोहल होगा, ठीक है, एथिल अल्कोहल नहीं होगा। देन तीसरे परीक्षण में क्या था? तीसरे परीक्षण में देखो दिए गए पदार्थ की क्रिया H2SO4 के साथ K2Cr2O7 की उपस्थिति में करा दी जाती है तो यदि फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है तो दिया गया पदार्थ मैथिल अल्कोहल होगा। मैथिल अल्कोहल होगा, ठीक है। और यदि एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा तो फिर एथिल अल्कोहल होगा। तो आई होप तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसमें कुछ और भी दे रहा था, ये पता नहीं क्या था। हाँ, एथेनॉल के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो एथेनॉल के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखने हैं। तो नंबर 1 इसमें लिख लो, नशीले पदार्थ बनाने में। नंबर 2 औषधियों के निर्माण में, मतलब दवा है ना, औषधियों के निर्माण में। और नंबर 3 पावर अल्कोहल में। तुम्हें 2 लिखनी थी, मैं तुम्हें 3 लिख दी है। देखो, एक तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? दवा वगैरह में करते हैं, पावर अल्कोहल में। यानी कि जब गाड़ी तुम्हें चलानी हो ना, तो पेट्रोल अगर ना हो तो फिर पावर अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी चलाने में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला इसमें अगला है फेंकल दोष को दाढ़ से समझाएं। तो जो फेंकल दोष हट गया तुम्हारे, क्योंकि चैप्टर नंबर वो तो 1 का था, वो तो हट ही चुका है। देन इसके बाद में अथवा करके इसका निम्नलिखित सेल का ईएमएफ निकालिए। यदि यह भी बताएं कि कौन सा इलेक्ट्रोड धन ध्रुव और कौन सा ऋण ध्रुव है। सेल में होने वाली अर्ध अवक्रियाएं को पूर्ण अवक्रियाएं लिखिए। देखो तो पहले मैं तुम्हें लिख देता हूँ। इसमें एक सेल दिया हुआ है Ni डबल पॉजिटिव ऑब्लिक या फिर स्लैश बोल सकते हैं। अरे यार, Ni/Ni डबल पॉजिटिव, इसकी सांत दे रहा है तुम्हें 0.1 मोलर। देन लवण सेतु बोलते हैं इसको, है ना। Ag पॉजिटिव जैन O 1 मोलर, 0.1 मोलर और Ag, ठीक है। और इसने हमें दिया है E0 Ni डबल पॉजिटिव स्लैश Ni इक्वल टू -0.25। और ऐसे दे रहा है हमें E0 Ag पॉजिटिव स्लैश Ag गिव्स अस 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है इसका क्या? ईएमएफ।
EMF और बतानी इसकी अभिक्रिया। देखो तो अब करना क्या है पहली बात तो ध्यान रखना कि तुमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा हुआ है जिंक वाला सेल। यहाँ पे हम ऐसे करके एक सेल बनाते हैं, तो इधर बनाते हैं हम जिंक की रॉड, उधर लेते हैं हम कॉपर की रॉड। ठीक है, ये होता है कॉपर और ये होता है जिंक। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो लेफ्ट साइड में आएगा, जिसकी नेगेटिविटी कम होगी वो पॉजिटिव साइड में आएगा। मतलब समझ लो कि जो नीचे आएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो धातु नीचे आएगी ना वो राइट साइड में जाएगी और जो ऊपर आएगी वो लेफ्ट साइड में जाएगी। ठीक है, अब रही बची बात इनकी रॉडों की कि नेगेटिव कौन सी है पॉजिटिव कौन सी है। तो ध्यान रहे कि इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लोन वाली ट्रिक का, लोन। ठीक है, तो एल मतलब होता है लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, समझ जाओगे, और ए मतलब एनोड, और देन एन मतलब नेगेटिव। ठीक है, अब देखो तो ऐसे तुम्हारे पास में कौन है, Ni और एक Ag है। अभी तुमने क्या करा है कि Ni का एक सेल बना दिया और एक Ag का सेल बना दिया। अब यहाँ पे कौन है, निकिल का है, और ये कौन का है, Ag यानी कि चांदी का है। अब ध्यान रहे विद्युत रासायनिक श्रेणी में ना Ag नीचे आता है और निकिल ऊपर आता है, तो इसीलिए मैं इसे लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, इसे राइट साइड में लिख रहा हूँ। तो जैसे तो मालूम चल गया, देखो लेफ्ट साइड में कौन होता है, नेगेटिव, तो लेफ्ट में कौन है, नेगेटिव, निकिल, यानी कि निकिल पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, और Ag के पास पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया ये। तो ये ध्यान रखना लोन वाली ट्रिक को कि जो पहले लिखा जाएगा उसमें नेगेटिव होगा, जो बाद में लिखा जाएगा उसमें पॉजिटिव होगा, और जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आएगा उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसे हम बाद में लिखेंगे, मतलब नीचे आएगा तो बाद में लिखेंगे। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब बची इनकी अभिक्रिया, तो पहले इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। अभिक्रिया का, तो अभिक्रिया का करना है तुम्हें कि देखो अभी Ni, यहाँ से हम पहला एक पॉइंट लेंगे, उसके बाद ये लेंगे हम पॉजिटिव वाला Ni पॉजिटिव, देन गिव्स अस, उसके बाद Ni 2 पॉजिटिव और प्लस उसके बाद Ag। ठीक है, अब हुआ क्या कि निकिल ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, Ag को। ठीक है, निकिल ने दे दिए Ag को, तो निकिल के पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव, सॉरी इसके पास चार्ज खत्म हो गया। अब इसे बैलेंस भी करना है ना, तो Ni के पास 2 पॉजिटिव है, तो इधर हम 2 लगा देंगे, इधर भी हम 2 लगा देंगे। देखो बैलेंस हो गया अभिक्रिया तुम्हारी, चार्ज बराबर हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गई तुम्हारे पास अभिक्रिया। और रही बची नेगेटिव की बॉन्ड, तो लिख दोगे यहाँ कि Ni पे, यानी कि Ni की जो रॉड है, निकिल की जो रॉड है वो नेगेटिव होगी। बचा तुम्हारे पास EMF, तो EMF कैसे निकालना है हमें, तो होता है E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log P/R। ठीक है, तो देखो अब इसका मैं तुम्हें फिलहाल बाद में बताता हूँ, फिलहाल तुम इसे देखो, EMF बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N। N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 का परिवर्तन आ रहा है, Ag के पास 1 पॉजिटिव, तो 2 के पास 2 हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 2, देन लॉग। अब P मतलब कौन है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कौन बनना है, Ni, तो Ni का मात्रा तक कितनी, सांद्रता कितनी है उसकी, वो 0.1 तुम्हें दे रहा है, और देन R कौन है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में कौन है, रिएक्टेंट यानी जो अभिक्रिया कर रहा है वो कौन है, Ag, और Ag कितना है 0.1। अब 0.1 है, लेकिन ऊपर कितना है, यहाँ पे जो लग रहा है आगे पावर लग रही है, तो नंबर यहाँ पे 2 हो जाएंगी तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा अभी मैं यहाँ से फिलहाल इसे मिटा देता हूँ, इसे मैं फिलहाल यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, अब बचा कौन अपने पास, ये अलग है ना, ध्यान रखना ये अलग सिस्टम है इसका, यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास EMF इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 और देन लॉग 0.1, और ये इधर 0.1 इंटू 0.1, इससे तो कट जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 0 कट जाएगी ऊपर, तो वो हो जाएगा 10। तो EMF बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 और इंटू लॉग 10, लॉग 10 का मान होता है 1। ठीक है, अब तुम 1 लिखो तो बढ़िया, और नहीं लिखो तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया तुम्हारा। जब बचा कौन, ये E0 सेल वाला, तो E0 सेल जो है इसके लिए फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। दूसरी बात, यहाँ पे जब निकालना तो जिसका मान ज़्यादा उसमें से कम वाला बैठा देना, बस सिंपल।
तो ज़्यादा तुम्हें दिख रहा है, ये कौन है 0.80 माइनस लगाओगे और ये माइनस पहले से है ऑलरेडी, तो माइनस 0.25, तो माइनस माइनस कट जाएगी तो हो जाएगा 0.80 और प्लस 0.25। इसे जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा, देखो 5 10 की 0 बची 1 और ये 1, यानी कि 1.05। यहाँ तक तो शायद आ रहा होगा इसमें, है ना, दिख तो रहा होगा, नहीं तक दिख रहा है। चलो अभी थोड़ा सा और दिखाता हूँ, अब ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कितना 1.05। तो यहाँ लिखेंगे इसका 1.05 माइनस 0.0591/2, ठीक। अब 2 से कर दो इसमें गुणा और ये इसमें से घटा देंगे हम, और चाहो तो पहले घटा 2 से डिवाइड कर देना, बाद में कर देना, एक ही बात पड़ेगी। तो चलो पहले से लेस कर लेते, उसके बाद कर लेंगे उसका जो भी है ना। तो 1.05 में से घटा देंगे हम 0.0591, यहाँ 0 बढ़ा लें अपने पास से हम। तो यहाँ 10 10 में से गई तो 9 बचेगी, इधर 9 9 में से गई तो 0, 5 में से 5 गई तो 0, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, हाँ नहीं, एक मिनट रुको, 1.05 इसमें से घटाना में 0.0591, तो यहाँ 0 अपने पास से लगा देंगे ना। तो यहाँ 10 10 में से गई तो 9 बची, और यहाँ ऑलरेडी पहले से 9 9 में से 9 गई तो 0, यहाँ 4, तो 4 तो जाएगी, यहाँ से लेंगे तो फिर हो जाएगी 14, 14 में से 5 गई तो 9 बचेगी, ठीक है। और यहाँ हो जाएगी कितनी 9, और ये चलेगी 0, तो हो गया तुम्हारे पास 0.9909 और डिवाइड 2, ठीक है। तो इसका आंसर लगभग 0.4 समथिंग आ जाएगा, मतलब डिवाइड कर लोगे ना इसमें से, 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें। तो इसका कर लेते हैं पहले, चलो 9909, 4 से डिवाइड कर दी तुम, तो 4 दूनी 8, हाँ अरे 2 से करना है मेरे भाई, तो 4 दूनी 8, अब ये बच गया 1, फिर उतार ली, तो अभी जाएगा कितने बार, 9 बार, 9 दूनी 18, 1 फिर 0 फिर 5 बार, तो जाता रहेगा, यानी कि 0.49 समथिंग आ जाएगा इसका आंसर ना, 0.49 समथिंग ये आंसर आ जाएगा इसका। इसमें कितना दे रहा है एक बार चेक कर लें पहले। इसका आंसर नहीं है, यही होगा, नहीं दे रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, यही है, ठीक है। चलो मिटाई दूँ मैं इससे। अब देखते हैं ना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, चलो देखते हैं, पहले से मिटा लो फिर उसके बाद देखते हैं तुम्हारा अगला क्वेश्चन। तो अगला है इसमें क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहला इसमें यानी कि ये क्वेश्चन है तो छठवें का ख, ओके। क्वेश्चन बोला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे तुम्हें पता है कि R बराबर होता है K और यहाँ A, तो जितनी कोटि होती है यानी कि सांद्रता जितनी पावर होती है ना, वही इसकी कोटि होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूँ तो प्रथम कोटि हो जाएगी, तो मुझे निकालना क्या, K का मात्रक निकालना है, तो R बट्टे हो जाएगी A। अब R कौन है, R यहाँ पे अभिक्रिया की दर, और दर क्या होता है, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखो अब जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ, पहले मैं लिख दूँ, है ना। देखो अभी अभिक्रिया दर है ना, तो ये क्या था, अभिक्रिया की दर क्या था, अभिक्रिया की दर था सांद्रता में आए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया दर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन बटे समय, ठीक है। अब जो मोल पर लीटर, देखो ये क्या था, मोल पर लीटर नीचे आ गया, और समय का होता है सेकंड में, तो ये हो गया तुम्हारे पास काय का मान, आर का मान, ठीक, जो हो गया तुम्हारे पास आर का मान। अच्छा बचा कौन, ए, तो ए की भी तो सांद्रता थी और क्या था,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो के इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारे पास, सांद्रता बटे समय, और नीचे कौन है, सांद्रता। तो सांद्रता सांद्रता कट जाएगी, बचे कौन, के, समय रह गया, और समय हम क्या में लेते हैं, सेकंड में। तो के इक्वल टू हो जाएगा क्या, सेकंड इनवर्स, ये बन गया इसका के का मान, यानी के का मात्रक हो गया। देन उसके बाद बोल रहा है वो क्या, इसका 2/3 समापन करना, उसका समीकरण तुम्हें बताना है बस, केवल मतलब वैल्यू नहीं पूछ रहा है वो, केवल समीकरण बना के तुम्हें दे देना है। तो 2/3 मतलब क्या, देखो अभी x बराबर 2/3 है, कितना 2/3 है ना, 1/3 सॉरी, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3, ठीक है। अब इस 1/3 को चेंज कर लो पहले परसेंटेज में, इसमें कर देंगे हम 100 से इंटू, ठीक है, और 100 से इंटू, सर 1/3 2/3 साला ये 1/3 समापन के लिए 1/3 है। तो अभी ये हमने कर लिया, ठीक है। चाहते 100 में तुम पहले परसेंट में चेंज कर लो, नहीं करना चाहो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसे भी ऐसे ही हो जाएगा ये। अब देखो, तो इसका तुम्हें क्या बताना है, समय बताना है, ओके। तो अभी देखो यहाँ क्या करते हैं हम, तो के इक्वल टू समय पूछ रहा है, तो टी निकालेंगे इधर, के कर देंगे इधर, ठीक है। तो यानी कि टी इक्वल टू 2.303 और अपॉन के, देन लॉग, और ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो टी इक्वल टू 2.303 और अपॉन के, अब यहाँ बच्चा कौन, लॉग, लॉग ए का मान हम 1 मानेंगे इधर, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अच्छा, अभी जो टी इक्वल टू है तुम्हारे पास 2.303 अपॉन के, ओके। तो यहाँ लॉग है, अब पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/3, तो 3 1 3 और 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। देखो इसमें गुणा कर देंगे, कट जाएगा इसमें से, चाहे तुम उसका एलसीएम लेके सही को सॉल्व कर लेना, तो ये 2/3 हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लॉग और 1/2/3, तो 3 बन जाएगी इसमें ऊपर, तो 2.303 और अपॉन के, तो ये हो जाएगा लॉग बराबर में इंटू है, लॉग 3/2, ओके सही है। तो ये हो गया तुम्हारे पास, अब मैं फिलहाल तो इसे मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा वैसे, है ना। तो यहाँ पे कौन है, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के और लॉग, ये अब एक बात देखो यहाँ पे लॉग एम अपॉन एन वाला फॉर्मूला लग रहा है ये, तो होगा लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एन, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें दे रहा है क्या, लॉग 3/2, तो तुम्हें इसमें बनेगा फॉर्मूला ये, तो क्या करेंगे इसमें हम, तो इसमें हो जाएगा अपने पास लॉग 3 का मान 0.4771 और माइनस लॉग 2 का मान 0.3010, इसे इसमें से घटा लेते हैं, तो 0.4771 और 0.3010, तो ये तो बन ही रह जाएगा इसका। तो यहाँ रहेगा तुम्हारे पास 6 और यहाँ 7 और यहाँ 1 और 0.1, यानी कि 1 पॉइंट, तो यानी कि यहाँ इसका जो मान आया कितना आ गया अपने पास, तो आ गया 0.1761, ठीक है। तो तुम इसका चाहो तो गुणा कर देना, बाकी यहीं छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हारे पास समीकरण, ठीक है। और गुणा करना चाहो तो गुणा कर लेना, कोई दिक्कत ना है। एक मिनट, इससे कर देना, जल्दी हो जाएगा ये। तो 2.303 और इंटू 0.1761 हो जाएगा ये, टी इक्वल टू 0.4055 अपॉन के, ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। इसका मान भी यही दे रहा है, चलो ठीक है, ये हो गया इसका। अगर यहाँ से के निकालना चाहो तो टी/टी में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं की बात है, वो मैं से मिटा देता हूँ अब। उसके बाद में शीर्ष कक्ष विधि ये हट गया, पी ब्लॉक में से है। और उसके बाद में तुम्हारा एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 7 क्वेश्चन है ये, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्वेश्चन नंबर 7 है। और बोल रहा है ये, चलो देखते हैं ना, 7वां क्वेश्चन है ना, 7वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पर वो देख लेते हैं, चलो देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में बोला है उसने, प्राथमिक एल्किल हैलाइड C4H9Br है, कौन है ये, C4H9Br है, जिसे उसने क्या बोला है, के है।
स्ट्रक्चर नहीं बोला उसने, लेकिन के बोला उसने, मतलब का कि अल्कोहलिक KOH में अवक्रिया द्वारा यौगिक खा देता है, यानी इसकी अवक्रिया हम किससे कराते हैं, हम KOH से करा रहे हैं, तो हमें दे रहा खा। और यौगिक जब खा बनेगा ना, उसकी अवक्रिया में करानी होगी HBr के साथ, कराएंगे तो बनेगा ग। तो जो कि यौगिक का ग का समावयवी होगा, जबकि यौगिक क की अवक्रिया सोडियम धातु से हो तो C8H18 बनता है, जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अवक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। यौगिक का संरचना सूत्र तथा सभी अवक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो अभी जो देख रहे हैं हम, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं पहले इस वाले का, जो का है हमारे पास में, ठीक है। तो इसका मैं कर देता हूँ क्या, CH और यहाँ Br, उसके बाद CH2, उसके बाद CH3। इसकी अवक्रिया में कराने किसके साथ, KOH के साथ में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ अवक्रिया कराई, मैं लिख देता हूँ अल्कोहलिक KOH। अगर तुम्हें याद हो तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि जब अल्कोहलिक KOH की अवक्रिया होती है तो अवक्रिया विलोपन अवक्रिया होती है। कौन सी होती है वो, विलोपन अवक्रिया। तो अब इसमें क्या होगा, देखो विलोपन अवक्रिया में यहाँ से H निकल के जाएगा, सॉरी Cl निकल के जाएगा, यहाँ से H निकल के जाएगा। तो इधर बनेगा क्या, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद ये CH2, उसके बाद CH3, ठीक है। अच्छा, अभी हमें यहाँ क्या करना है, अभी अपने पास बन के तैयार हो गया 1 2 3 4 ओके, ठीक है। तो ये तो आ गया अपने पास। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, इसके बाद में ये जो बनेगा ना खा, अब ये होता है अस्थाई। कैसे होता है, अस्थाई, जिसका होता है अरेंजमेंट। तो बनता है इसका CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3, उसके बाद ये CH3। तो ये बन गया तुम्हारा कौन, खा। ये तुम्हारा खा, ये से समझ लो मैंने अपना खा। तो ये तुम्हारे पास खा जाओगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में कौन है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3, उसके बाद CH3, ठीक है। इसकी अवक्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ, इसकी अवक्रिया हम कराते किसके साथ करानी है, HBr के साथ में, HBr के साथ। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, Br। यहाँ CH3, यहाँ CH और यहाँ पे Br, HBr से अवक्रिया हो रही है ना, इसलिए CH3 और यहाँ CH3। अब देखो ये अवक्रिया होगी ना, तो ये जो अवक्रिया है वो होगी संयोजन अवक्रिया, बिकॉज इसमें आ रहा है कौन, पाई बॉन्ड। जहाँ पाई बॉन्ड होगा हमारा संयोजन अवक्रियाएँ होती हैं। तो ये बन गया तुम्हारा कौन, ग। ये तो तुम्हारा हो गया खा और ये हो गया तुम्हारे पास ग। तो ग की अवक्रिया कराते हैं हम, इसकी अवक्रिया अगर हम करा देते हैं CH3 और यार ये कहाँ से आ गया, तभी तो बनेगा। और ये Br, इसकी अवक्रिया कराई हमने सोडियम के साथ। सोडियम जो उसका डबल कर देगा आप, वो कर देगा इसका क्या, CH3 CH और यहाँ पे Br और CH2 Br CH3। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 2 CH और यहाँ Br और इधर CH3, 1 2 3 4 5 6। इसने उसका नाम बोला है C8 और H18। तो देखो ये वही है, ये यहाँ से Br तो निकल जाएंगे, यहाँ से अवक्रिया से कराएंगे तो Br बन जाएगा इसका, है ना। तो यहाँ से ये तो निकल जाएगा इसका। अभी 1 मिनट रुको, फिर इसकी अवक्रिया हमें से करा देनी है, तो बनेगा अपने पास कौन, CH3 CH और यहाँ CH3। ओके 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 ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 सब एक का हो गया ये। एक 2 3 4 5 6 7 8 अब सही है। इसका बनेगा कौन, C8 और H18। एक बार इसमें कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गई। H गिरने के बाद 3 4 6 8 9 9 और 3 12 15 3 18, ये हो गया तुम्हारे पास। अब सुन लो एक बार,
तो ये तुम्हारे पास कौन बना घ। अब सुनो एक बार, उसने बोला कि का है जो ये है, इसका स्ट्रक्चर मैंने खोल के दिखा दिया, इसकी अपग्रेड कराई मैंने QH के साथ में, जो बोल रहा है वो, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ होती है विलोपन अपग्रेड, तो विलोपन अपग्रेड कार्ड ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने कराई BR से, BR के साथ हमें अपग्रेड कराई, तो ये बन गया अपने पास, ठीक है। और ये तुम्हारे पास में हो गया, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें कल बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि और ज़्यादा बड़ी हो जाए, क्योंकि ऐसे मैं दोबारा कल दोबारा समझा दूँ, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो दोबारा कल से फिर बताऊँगा, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर जरूर करें, इसलिए और लोगों तक भी पहुँच पाए, ठीक है। चलो पहले सुनता हूँ नई वीडियो साथ में, बाय बाय।